हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है युगपत समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? युगपत समीकरण। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला आपको। तो आगे इस वीडियो में हम लोग कम से कम 3 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। इस चैप्टर को कम से कम 3 वीडियोज में हम लोग खत्म करने वाले हैं, तो प्लीज इन तीनों वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें युगपत समीकरण है क्या। तो अगर कोई दो समीकरण इस रूप में लिखे हुए हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये रैखिक समीकरण है जो आपने कक्षा 7 में पढ़ रखा है। 6-7 में आप इसको पढ़ करके आए हैं कि इस तरह का कोई समीकरण हो जिसमें x और y जो हैं ये क्या है? चर राशियां। चर राशियों का मतलब है जो अक्षर में लिखे रहेंगे और इनका मान बदलता रहता है। ठीक है, इनके कोई भी मान इनका हो सकता है, इनका मान बदल सकता है। और a1 b1 और c1 ये जो होंगे ये कांस्टेंट है, नियतांक है, फिक्स नंबर है। 2 4 8 10 को एक संख्या लिखी रहेगी। मतलब a1 b1 c1 कुछ संख्या रहेंगी और x और y अक्षर लिखे रहेंगे। ऐसे एक दूसरा भी समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से दो समीकरणों का जो युग्म होता है हम उसे युगपत समीकरण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? युगपत समीकरण नाम देते हैं। क्या देते हैं? युगपत समीकरण नाम देते हैं। अब इन समीकरणों को अगर देखें तो दो समीकरण है, दो चर राशियां x और y। तो इनका जो हल होगा, हम हल कैसे निकालेंगे? तो हल वो होगा x और y के वे मान होंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। x और y के वे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें, वे मान युगपत समीकरण के हल कहलाएंगे। यानी x का एक ऐसा मान होगा जो इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा। y का भी एक ऐसा मान होगा जो इसको भी संतुष्ट करेगा और इस दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। तो x और y के दोनों मान, x और y के मान अगर दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं तो वो x और y, वो क्या कहलाते हैं? युगपत समीकरण के हल कहलाते हैं। तो अगर इसके हल की बात की जाए कि युगपत समीकरण का हल क्या होता है, तो x और y का वह मान जो दोनों समीकरणों को क्या करे? संतुष्ट करे। जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो, संतुष्ट करे, वही इसका युगपत समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। मतलब x और y का मान लिया, चलो हम मान लेते हैं x का मान कुछ है, p है, y का मान क्या आया? q आया। कोई दो न संख्याएं आएंगी, कोई दो नंबर आएगा। अगर हम x के जगह पे p और y के जगह पे q यहाँ पर रख दें तो बराबर ये 0 आ जाएगा। इसमें भी जब x का मान p और y का मान q रखेंगे, हल करेंगे तो ये भी 0 के बराबर आएगा। ठीक है, दोनों हल होकर के 0 आ जाएंगे क्योंकि बराबर 0 दिया है। तो इसमें बाएं तरफ मान रखेंगे, हल करेंगे, बाएं तरफ को सरल करेंगे, 0 के बराबर आएगा। दाएं तरफ, इसमें दूसरे समीकरण में बाएं तरफ मान रखेंगे, सरल करेंगे, 0 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, तब हम कहेंगे कि जो p और q है यानी x और y के जो मान है वो दिए गए युगपत समीकरण के हल हैं। बात समझ आ रही है? चलिए अब इसके हल ज्ञात करने की हम कुछ कोशिश करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम पहले दो युगपत समीकरण ले लेते हैं जिनसे हम इसको बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक है 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 10। ये हमने दो समीकरण ले लिया, 1 और 2। ये हमारे युगपत समीकरण हो गए, युगपत समीकरण हो गए। अब इनमें चेक करना है, इनके हल की खोज करनी है हमें। ठीक है, चलिए अब हमने जो परिभाषा कहा कि हल किसको हम बोलते हैं, तो एक्स और वाई के दो मान खोजते हैं, एक एक्स का और एक वाई का, जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। हम क्या करेंगे? पहले एक समीकरण को उठाएंगे और उस समीकरण के लिए हम x और y के वे मान पता करने की कोशिश करेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। पहले हम किसके लिए लेंगे? 2x प्लस वाई के लिए पहले समीकरण के लिए। इसके लिए हम एक टेबल बना लें ऐसे, जिसमें हम x के विभिन्न मान रख करके y के विभिन्न मान निकालेंगे। x के अलग अलग मान रखते जाएंगे, y का मान चेक करेंगे क्या होगा। अगर हम x का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सब लेके चलना है हमें, चलिए हम मान लेते हैं पहले -4 रखा। x का मान क्या रखा? ऋणात्मक रख दिया -4।
एक्स का मान क्या रखा, -4 रखा। तो -4 इंटू 2, ऋण 4 गुणे 2 क्या हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, माइनस है, माइनस लग जाएगा, तो -8। y बराबर 5। अब -8 को उधर ले जाएंगे, -8 को उधर ले जाएंगे, तो -8 उधर जाएगा, हो जाएगा +8। अब 5 पहले से है, तो 5 और +8, 5 + 8, 5 और 8 13, तो y का मान क्या आ गया, 13 आ गया। आप मौखिक नहीं समझ पा रहे, लिख करके करिए, लिख करके जोड़िए, घटाइए। चलिए, अगर अब x का मान हम -3 रखेंगे, -3 रखेंगे तो -3 इंटू 2 हो जाएगा -6, -6 को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा +6, 5 पहले से है, तो 5 और +6 क्या हो जाएगा, 11 यानी 11। ठीक, चलिए अब रखते हैं -2। जैसे ही -2 रखेंगे, -2 इंटू 2 हो जाएगा -4, उधर ले जाएंगे +4, तो 5 + 4 हो जाएगा 9। अगर -1 रखते हैं तो -1 इंटू हो जाएगा -2, उधर जाके +2 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। चलिए ऐसे ही 0 रखते हैं, जैसे ही 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब धनात्मक में रखते हैं, 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर 4 रखते हैं, ऐसे 8-10 मान ऐसे हम निकाल लेते हैं। चलिए y का x का मान 1 रखें, अगर जैसे 1 रखेंगे, 1 गुणे 2 2, 2 उधर जाके अब घटेगा, प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3। चलिए जब 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 जाके घटेगा तो 1 आएगा। फिर यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 जाके घटेगा, 5 में से 6 घटेगा, 5 ऋण 6, तो क्या आएगा, -1 आएगा। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 जाके घटेगा, 5 में से 8 घटेगा, -3, 5 में से 8 घटेगा, -3। ठीक, तो ये आ गया। अब इसी तरह से हम दूसरे जो समीकरण हमारा दिया, दूसरा समीकरण 3x - y = 10, इसके लिए हम देखेंगे, इसके लिए सेम ऐसे ही टेबल बनाएंगे, सेम इसके लिए ऐसे ही टेबल बना के समझते हैं, देखते हैं क्या आता है। x y दोनों का मान निकालिए। पहले रखेंगे -4, फिर -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और मन करे 5, इधर -5, 6, -6, जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं, दिन रात निकालते रहिए, आता रहेगा उत्तर। चलिए x का मान रखिए -4, इसमें रखना -4, तो -4 और 3 का गुणा होगा -12। अब -12 यहां आ रहा है, -12 को उधर ले जाएंगे, तो 10 यहाँ पहले से है, -12 जाके +12 हो जाएगा, तो 10 और 12 22, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस उसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो -22 हो जाएगा, तो वही बराबर क्या हो जाएगा, -22। या फिर इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान करना हो तो 3x y को उधर लेके चले जाएं और 10 को इधर ला दें, इधर +10 इधर आके -10 हो जाएगा, तो 3x - 10, तो y उधर जाएगा, +y हो जाएगा, तो ऐसे भी y का मान निकल जाएगा, आसानी से आ जाएगा। x का मान हम क्या रखेंगे, -4, तो -12, -12 और -10 हो जाएगा -22। फिर अब x का मान क्या, x का मान -3 रखेंगे, तो -3 रखेंगे तो 3 इंटू -3 -9, -9 और -10 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 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 जुड़ करके माइनस ही होता है, तो 10 और 19 क्या आया, 3 चौके कितना रखना था, 3, हाँ 3 3 9 और 10 दोनों माइनस के साथ है, तो -19। फिर क्या रखेंगे, -2, जैसे -2 रखेंगे तो हो जाएगा -6 और -10 हो जाएगा -16। अब क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो 3 गुणे -1 -3 और -10 हो जाएगा -13। फिर क्या रखेंगे, 0, जैसे 0 रखेंगे 3 गुणे 0 0 हो जाएगा, और -10 यानी -10 आ जाएगा। अब 1 रखेंगे तो 3 1 9 3, और में से 10 घटेगा, 3 में से 10 घटेगा, 3 में से 10 घटेगा, -7 आएगा, 3 में से 10 घटेगा, -7 आएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 3 6, 6 में से 10 घटेगा, -4 आएगा। अब रखेंगे 3 3 3 9, 9 में से 10 घटेगा तो -1 आएगा। अब क्या करेंगे, 4 रखेंगे, 4 3 12, 12 में 10 घटेगा 2 आएगा, 12 में 10 घटेगा 2 आएगा। अब ये x और y इस समीकरण के लिए और इस समीकरण के लिए, दोनों समीकरण के लिए हमने टेबल बना लिया। अब चेक करें कि x और y के वे कौन से मान है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी दोनों के लिए हैं। तो यहां पे क्या कोई ऐसा दिख रहा है जो दोनों के लिए आता हो, दिख रहा है कहीं, हाँ यहां दिख रहा है, देखिए x बराबर 3 y बराबर -1, x बराबर 3 y बराबर -1, सिर्फ एक ही
ये ऐसा मान है जो दोनों समीकरणों में है, बाकी कहीं भी चेक करिए x का मान सेम होगा तो y का अलग होगा, y का अगर सेम आएगा तो x का अलग हो जाएगा, कोई ना कोई बदल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, दोनों सेम है, x 3 3 y -1 इसका मतलब यही एक मान है x बराबर 3 और y बराबर -1 जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो इन दोनों युगपद समीकरण समीकरण का यानी युगपद समीकरण का जो हल होगा, इस युगपद समीकरण का हल अगर हमसे पूछा तो बोलेंगे x बराबर 3 और y बराबर -1, x बराबर 3 और y बराबर -1, ये युगपद समीकरण का हल होगा। क्या क्लियर है? हाँ, तो इस तरह से हम हल को चेक कर सकते हैं कि हम टेबल बनाए, x का मान रखें, y का मान निकालें, फिर दूसरे समीकरण के लिए x का मान रखें, y का मान निकालें, या फिर y का रख के x का निकालो, एक ही चीज है। कोई एक रख के दूसरे का निकालना, टेबल बना, देखना कौन दोनों में सेम है, जो सेम है वही हमारा हल है, वही क्या है, हल है। और कितने हल आएंगे? सिर्फ एक आएगा, सिर्फ एक, x का एक ही मान आएगा, y का भी एक ही मान आएगा, x का एक और y का एक, कभी दो नहीं मिलेगा। कितना भी आप मान निकालिए, इधर प्लस में इधर माइनस में, निकालते जाओ अनंत तक, दिन रात हो जाओ, बुढ़े हो जाओ, निकालते निकालते, कोई भी दोबारा ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों को संतुष्ट कर रहा हो इस समीकरण के लिए। ठीक, क्या बात क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और समीकरणों को देखते हैं। अगर हम अगला समीकरण ऐसा ले लें, ऐसा ले लें, अगर हम समीकरण लेते हैं x + 3y बराबर 5 और एक ले लेते हैं 2x + 6y बराबर 10, ये समीकरण ले लिया। मतलब इसमें दिख रहा है कि पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दिया, इसमें 1 था 2 गुना कर दिया, 3 था 2 गुना कर दिया, 5 था 2 गुना कर दिया, ऐसा समीकरण ले लिया। जिसमें पहले समीकरण में जो नियतांक थे, कांस्टेंट थे क्या, 1 3 5, सबका डबल, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, सब में एक साथ, जो एक में किया वही सब में कर रहे हैं, जैसे A1 में, फिर B1 में और इधर C1 में। क्या बात क्लियर है? ऐसे अगर दो समीकरण ले लें और फिर इनके लिए हम वही काम करें, टेबल बनाए एक्स वाई का है, फिर इसके लिए एक्स वाई का, दोनों के लिए बनाए, तो ये देखेंगे कि हर बार साला बराबर आएगा, हर बार क्या आएगा, बराबर आने लगेगा। अगर ऐसा हम करेंगे तो हर बार बराबर आएंगे, सारे मान जो एक्स और वाई के आएंगे सब क्या आएंगे, बराबर आएंगे, सारा मान क्या आएगा, बराबर आएगा। एक्स, सभी एक्स सेम रहेंगे दोनों के लिए, वाई दोनों के लिए सेम। इसका मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि इस समीकरण में अनंत हल दिखाई देंगे, अनंत हल दिखाई देंगे, सभी बराबर आएंगे, क्या होंगे, अनंत हल इसके दिखाई देने लगेंगे। एक एग्जांपल हम दिखाते, सिर्फ एक एग्जांपल, बाकी आप ट्राई करिए, घर पे रफ वर्क करिए, करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए एक्स का मान हम पहले समीकरण में एक्स का मान अगर 1 रखते हैं, 1 रखा हमने, तो वाई का मान क्या आएगा, एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान क्या आएगा, 1 को ले जाएंगे इधर, 1 को ले जाएंगे इधर, 5 में से घटेगा 4 और इधर 3 से गुणा, 3 बटे मिला देंगे 4/3, तो वाई का मान क्या आएगा, 4/3 आएगा। एक्स का मान 1 रखा, वाई का मान 4/3 आया। अब यही काम इसमें करिए, एक्स का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 2, 2 को उधर ले जाएंगे, 10 में 2 घटेगा 8, 6 को बटे में लाएंगे तो 8/6। हमने एक्स का मान 1 रखा और वाई का मान क्या है, 8/6। देखो 2 से कट रहा, 2 चौके 8, 2 3 6, आ गया 4/3, 4/3, 4/1 बराबर। ऐसे कोई भी रखेंगे हमेशा बराबर आएगा, इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्या बात क्लियर है? अनंत हल होने का मतलब क्या है भाई, ये युगपत समीकरण है ही नहीं, युगपत समीकरण है ही नहीं, क्योंकि हमने एक समीकरण में किसी संख्या से गुणा करके दूसरा समीकरण बना लिया, तो ये वही समीकरण है, ये दोनों समीकरण अलग अलग वास्तव में है ही नहीं, वही समीकरण है। गणित कहता है कि अगर हम दो इसमें कॉमन लेके काट दें तो फिर से ही आ जाएगा, तो ये अनंत युगपत समीकरण एक तरह से है ही नहीं, इसलिए इसके अनंत हल आते हैं, मतलब युगपत समीकरण है ही नहीं। ठीक, चलो तीसरा इसमें, हाँ इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि इसका A1 और इसका A2 दोनों का अगर अनुपात लेंगे तो 1:2, ये 1 और 2, 1:2, इसका B1 और इसका B2 अनुपात देखेंगे 3:6, 3/6, 3:6, 3 3 1/2 आ जाएगा। इसका C1 और इसका C2 अनुपात देखेंगे 5/10, 5 1 5, 5 1/2, सबका 1/2 आ रहा है, सबका अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है।
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ऐसा आ रहा है, अनंताल युगपत समीकरण नहीं है। इसमें देखें क्या हो रहा है, A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 बटे A2 कितना आया 2 बटे 3, B1 बटे B2 1 बटे 1, 1 बटे 1 आएगा। इसका मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं है, बराबर ही नहीं है, बराबर नहीं है। हो सकता है C1 बटे C2 किसी एक के बराबर आ जाए, चाहे A1 बटे A2 के या B1 बटे B2 के बराबर आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी के बराबर ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बराबर नहीं है, C1 बटे C2 अगर देखें तो दोनों में से किसी के बराबर नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर वाले से में, मतलब इससे होता है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2 के। अगर ऐसा नहीं है तो जो दोनों समीकरण है उनका एक निश्चित हल आएगा, इसलिए ये युगपत समीकरण कहलाएंगे। तो दो समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 युगपत समीकरण तब होते हैं जब A1 बटे A2 बराबर नॉट इज इक्वल टू B1 बटे B2। A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं होते, तब वो युगपत समीकरण होता है। क्या बात क्लियर है? इतनी क्लियर है? हाँ क्लियर है। क्या क्लियर है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 लिख लें कॉपी में, ये लिखा होना चाहिए युगपद समीकरण होंगे यदि क्या A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो युगपद समीकरण होंगे, मतलब इस युगपद समीकरण का हल निकलेगा, एक निश्चित हल आ जाएगा। चलिए ये हो गया। तीसरी स्थिति हम ये देखते हैं कि अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर हो लेकिन C1 बटे C2 इनसे अलग हो जाए, तब क्या होगा? ऐसा समीकरण ले लेते हैं, x प्लस 3y बराबर 5 ले लिया और 2x प्लस 6y बराबर 7 ले लिया। ऐसा कैसा है ये? इसमें A1 बटे A2 का मान देखेंगे तो 1 बटे 2, B1 बटे B2 का मान देखेंगे तो क्या आएगा 1 बटे 2, लेकिन C1 बटे C2 को अगर देख रहे हैं हम तो 5 बटे 7 आ रहा है। क्या रहा है? 5 बटे 7 अलग है, ऐसा वाला है। इसमें क्या बात होगी? इसका अगर हम टेबल बनाएं, पहले समीकरण के लिए एक्स वाई के मान, फिर दूसरे समीकरण के लिए एक्स वाई के मान, तो चाहे बुढ़ापा आ जाए निकालते चले जाइए, कोई भी ऐसा मान नहीं आएगा जो बराबर दिख जाए। जैसे इसमें दिख गया था एक बराबर, इसमें एक भी जगह बराबर नहीं आएगा। निकालते निकालते बूढ़े हो जाओगे, नाती पोते निकालते रह जाएंगे, कभी नहीं आएगा। दुनिया इधर की इधर हो जाए, पृथ्वी नष्ट हो जाए, लेकिन ये कभी बराबर कोई भी एक्स और वाई के मान बराबर नहीं आएंगे। इसका मतलब इसका कोई भी हल संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होंगे? एक तरफ देखेंगे तो अनंत आएंगे। क्या आएंगे? अनंत आएंगे। ठीक, ऐसे किताबों में लिखा रहता अनंत हल होंगे इसके, कोई हल नहीं होंगे। लेकिन वास्तव में ये दोनों क्या है? युगपत समीकरण है ही नहीं। क्या है? युगपत समीकरण है ही नहीं। एक तरह से युगपत समीकरण हमारा मेन कौन सा? ये वाला जहां A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं होते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? इतनी कहानी समझ में अगर आ गई तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हल निकालते कैसे हैं। एक तो तरीका ये हुआ बेसिक तरीका, टेबल बना बना करके, तो भैया टेबल बनाते रह जाएंगे, पता नहीं कब बराबर दिखेगा हमें। हमने 20 मान रखा, नहीं बराबर दिखा तो हमें लगेगा कोई हल नहीं है, पता चला 21वें में बराबर था जो हमने निकाला नहीं, और हम लिख कर चले आए कोई हल नहीं है, उत्तर हो जाएगा गलत। इसलिए क्या होना चाहिए? कोई सटीक मेथड इसके लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सटीक मेथड होने चाहिए। मेथड तो कई है, लेकिन अपने सिलेबस में क्लास 8 में है 2 मेथड। कितने मेथड है? 2 मेथड है। पहला मेथड हम लोग क्या पढ़ेंगे? हल, युगपत समीकरण का हल। पहली विधि जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक। और दूसरा पढ़ेंगे विलोपन विधि।
दूसरा पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक, एक एक क्वेश्चन के साथ, एक एक एग्जांपल के साथ दोनों विधियों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बात क्लियर है? चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं? पहले दो समीकरण होने चाहिए। अगर हम समीकरण ले लें x + 2y = 8 और दूसरा ले लिया 2x + y = 6, हमने दो समीकरण ले लिया। क्या ले लिया? दो समीकरण। ये हमारे समीकरण हो गए। इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना। हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसी दोनों को यहाँ से विलोपन विधि से भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो x + 2y = 8 पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण क्या है? 2x + y = 6, ये दूसरा समीकरण। दोनों क्वेश्चन, इस दोनों समीकरण को, युगपत समीकरण को दोनों विधियों से हल करना सीख रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम लोग? एक समीकरण को पकड़ते हैं, उससे किसी एक चर राशि का मान निकालते हैं, चाहे x का चाहे y का। मान नहीं हम कह सकते उसको, x का मान जो निकलेगा वो y के पद में निकलेगा, और जो y निकालेंगे तो x के पद में आएगा। यानी एक चर का दूसरे चर के रूप में मान निकालेंगे, ऐसे कह सकते हैं। और उसको निकाल करके दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। पहले से निकालेंगे दूसरे में रखेंगे, दूसरे निकालेंगे पहले में रखेंगे। इससे क्या होगा कि एक चर राशि का मान हमें मिल जाएगा। फिर वो मान हम किसी भी समीकरण में रख करके दूसरे मान को निकाल लेते हैं। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि है। विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में हम दोनों समीकरणों में से क्या करते हैं? किसी एक को विलुप्त कर देते हैं, मतलब गायब कर देते हैं। और जैसे ही एक को गायब कर देंगे दूसरा बचेगा, उसका मान निकल जाएगा। फिर उसके मान को किसी एक समीकरण में रख करके हम दूसरे वाले को भी निकाल लेते हैं। अब गायब कैसे करते हैं, इसके लिए भी हम समझने वाले हैं कैसे गायब करते हैं। चलिए पहले इसको पहले को कंप्लीट करते हैं। हम क्या करेंगे? किसी एक समीकरण से लिख लेंगे। मान ले हमारा मन कर रहा है 1 से, तुम्हारा मन करे 2 से लिखो। समीकरण 1 से क्या करेंगे? 1 से। तो 1 से अगर हम निकालें तो हम x बराबर क्या मिलेगा हमें? x बराबर 2y को ले जाएंगे उधर, 2y को ले जाएंगे उधर, तो 8 माइनस, इधर 8 है, यहाँ प्लस था, उधर जाके घट जाएगा तो माइनस कर जाएगा 2y। 8 - 2y हो गया। x बराबर क्या हो गया? 8 - 2y। कहां से आया? समीकरण 1 से। अब ये x का मान जो आया ये समीकरण 2 में रख देंगे। x का यह मान समीकरण, ऐसे लिख लिख के लगाना पड़ता है, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इसीलिए लिखा गया विधि का नाम प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक, तो प्रतिस्थापित लिखे अच्छा लगता है। प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करिए, यहां रखना है। तो 2 है, 2x का मतलब क्या है? 2 में x का गुणा। तो अब x तो इतना बड़ा हो गया 8 - 2y, तो 2 का गुणा इतने में होगा 8 - 2y में। जैसे x में था अब 8 - 2y में हो जाएगा। प्लस y बराबर 6, प्लस y बराबर 6। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब इसको हम सरल करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, y का मान निकालेंगे। तो चलो ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो 2 का गुणा 8 में, ब्रैकेट तोड़ने का मतलब गुणा हो रहा है, बाहर 2 से गुणा लगा है, तो 2/16, फिर प्लस बीच में माइनस है, माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2y में, तो 2 दूनी 4 y, और इधर क्या है ब्रैकेट के बाहर प्लस y बराबर कितना है? 6। ठीक है इतना। अब चर को एक साथ जोड़ लेंगे, y दोनों सजातीय चर हैं, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? 4y और y, इधर 16 को भी चाहे तो उधर ले जा सकते हैं, अभी ले भी जाएंगे। यहाँ देखें -4y + y, -4y + y, -4y + y, विपरीत चिन्ह माइनस और प्लस। विपरीत चिन्ह में क्या होता है? घटता है। विपरीत चिन्ह में जब जोड़ना घटाना हो तो क्या करते हैं? हमेशा घटा देते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि -4y मतलब 4y रुपया उधार था, और +y मतलब चुका दिया। +y मतलब 1y है वो, तो 4y उधार था, 1y चुका दिया, तो 3y अभी भी उधार है। इसका मतलब -3y। क्या हो गया? -3y। और 16 को ले जाएंगे उधर, बराबर 6 लिख देते हैं। 16 को उधर ले जाएंगे, 16 के पहले कौन सा चिन्ह है? कुछ नहीं है, तो उसको प्लस मानते हैं, मतलब 16 इधर जुड़ा हुआ, उधर जाके घट जाएगा, तो -16। अब देखिए क्या आ रहा है? -3y बराबर 6 - 10, मतलब -16 का मतलब 16 रुपया उधार थे,
और 6 का मतलब 6 रुपया चुका दिए, ये प्लस है, इसके बाएं तरफ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। 16 रुपया उधार था, 6 रुपया चुका दिया, कितना उधार बचेगा? 10 रुपया उधार बचेगा, तो -10। दोनों तरफ माइनस माइनस हट जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस खत्म, तो क्या बचेगा? 3y बराबर 10। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 को इधर लाएंगे बटे में, क्योंकि इधर y में गुणा हुआ तो इधर आके बटे हो जाएगा, 10/3। y का मान कितना गया? 10/3। अब ये y का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में किसी में भी रख देंगे। पहला वाला देखें, जब x का मान हमने y के पद में निकाला तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले से निकालेंगे दूसरे में रखेंगे, दूसरे से निकालेंगे पहले में रखेंगे। लेकिन जब यहाँ अंकों में y का मान आ गया तो अब किसी में रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक किसी में भी रख सकते, दोनों में रखो सेम उत्तर आएगा, एक ही में रखा जाता है, ऐसा नहीं कि दोनों में रख के दिखाने लगे। ठीक, स्मार्ट बनिए, एक में रखिए, उत्तर लाइए। तो y का मान 1 में रख दें, तो x + 2, 2y का मतलब 2 गुणे y। अब y का गुणा करना 2 में, तो y का मान कितना? 10/3, तो 10/3 बराबर कितना लिखा है? 8 लिखा, बराबर 8 कर दिया। चलो कितना हो गया? x + 10 दूनी 20, अंश का अंश में गुणा, 10 दूनी 20/3 बराबर 8। तो x बराबर 8 है, इधर ले उसको प्लस है, उधर जाके घटा देंगे, -20/3। हर बराबर करेंगे इसको बटे 1 करके, 1 बटे 1 करके हर बराबर करेंगे, 3 के बराबर करना है, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, 3 बटे 24/3 हो जाएगा। ये 24 में से 20 घट जाएगा, क्या आएगा? 4 बटे में क्या था? 3, तो 4/3। तो x का मान 4/3, y का मान 10/3, x का मान 4/3, y का मान 10/3, यही दोनों हमारे हल हो गए। चलिए अब आते हैं विलोपन विधि से समझते हैं, इसी समय क्वेश्चन को विलोपन विधि से समझते हैं। विलोपन विधि में क्या कहा हमने कि एक को विलुप्त करना है, चाहे x को चाहे y को। अब विलुप्त करेंगे किसको? जो आसानी से विलुप्त हो जाए उसी को पहले विलुप्त करेंगे। जिद नहीं पालेंगे कि नहीं हमें y को ही हटाना या x को ही हटाना, देख लो कौन आसानी से हट जाएगा उसको हटा दो। अब हटता कैसे? हटता ऐसे है कि जब दोनों समीकरणों में x को हटाना है तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए, अगर y को हटाना तो y के गुणांक बराबर होने चाहिए। गुणांक का मतलब क्या? क्योंकि आगे जो ये लिखा हुआ संख्या है, जैसे a1 a2 या b1 b2, ठीक, अगर x को हटाना चाहते हैं तो a1 a2 बोलेंगे, y को हटाना तो b1 b2, वो बराबर होने चाहिए। तो x का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे दोनों जगह ये बराबर होने चाहिए। ऐसे y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। किसी एक को जिसको हटाना उसके गुणांक बराबर होने चाहिए बस। अगर बराबर हो गए तो फिर हम आसानी से हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे? या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। अगर दोनों के चिन्ह समान हैं, दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस, तब घटाएंगे, क्योंकि घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। जैसे घटाएंगे चिन्ह अलग होगा, तो एक +2 तो एक -2, खत्म, +4 तो -4, खत्म। तो क्या करना है? पहले गुणांक बराबर और उसके बाद क्या बराबर करेंगे? उसके बाद चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। अगर चिन्ह समान है तो घटा देंगे, अलग हो जाएगा, और अगर अलग अलग पहले से तो जोड़ देंगे। फिर अलग अलग है तो नहीं घटाएंगे, नहीं तो घटाते फिर सेम चिन्ह हो जाएगा, फिर खत्म कहानी। तो अगर चिन्ह समान है तो घटाना है, अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देना है, बस अपने आप वो गायब हो जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब गायब हो गया। तो चलो अब किसको बराबर हटाना चाहते हैं? मान लो हमने टारगेट किया x को हटाना है, x के गुणांक यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, तो इस समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 से नहीं, अंक 2 से, हाँ ध्यान देना है, समीकरण 2 से गुणा करके, चलो गुणा करके, क्यों? जब गुणा कर देंगे तो 2 2 बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? जैसे गुणा कर लेंगे, सोच ले मन में, पहले गुणा किया तो 2x आया, भी 2x, ab प्लस है। अब गायब कैसे होगा? जोड़ने पे तो गायब नहीं होगा, जोड़ने पे जुड़ जाएगा, 2 2 4x हो जाएगा। गायब करना तो घटाना पड़ेगा, कहा ना चिन्ह अलग करना है। चिन्ह अलग तब होगा जब हम क्या करेंगे? अगर चिन्ह समान है तो घटा देंगे, चिन्ह बदल जाता है, घटाने पे क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, पहले गुणा करने पर एक एक स्टेप करते हैं ताकि जल्दबाजी नहीं, गलत ना हो। गुणा करने पर चलो गुणा करते हैं समीकरण में 2 से। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 दूनी 4, 4y बराबर 2 2 अठे 16, 2 से सब में गुणा होगा, हर पद में 2 से गुणा हो जाएगा। इसका मतलब होता है 2 से समीकरण में गुणा कर दिया गया। ऐसा नहीं कि सी में कर दो, बहुत लोग करेंगे बस x में गुणा कर देंगे, y और c में छोड़ देंगे, तो गलत हो जाएगा। सभी पदों में करना है, ठीक।
फिर इसके बाद ये हो गया। फिर दूसरा जो समीकरण है, अब ये नया समीकरण हमें मिल गया, चाहे तो समीकरण 3 मान ले या कोई मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके नीचे हम क्या करेंगे, दूसरे को लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 6। ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। ठीक है, गुणा कर दिया, उसको लिख दिया। या थोड़ा सा और क्लियर साफ लिखना हो, स्पष्ट लिखना हो, तो इसको मान लें समीकरण नंबर 3। क्या मान लिया, 3। अब क्या करोगे, समीकरण 3 और 2 को देखेंगे, दोनों में x x के गुणांक बराबर है, लेकिन चिन्ह भी समान है, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो या तो 2 में से 3 को घटाएं या 3 में से 2 को घटाएं, आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 में से 2 को या 2 में से 3 को किसी में से घटा सकते हैं। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, 2 में से 3 को घटाने पर, तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो 2 ऊपर लिखेंगे, 3 नीचे लिखेंगे। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 3 ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे। जिसको घटाएंगे उसको नीचे। हमने लिखा 2 में से 3, तो 2 को ऊपर लिख दिया 2x प्लस वाई बराबर 6, और इसको नीचे लिख देंगे 2x प्लस 4y बराबर 16। ठीक, घटा दिया। ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 3 था। घटा रहे हैं, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो माइनस, चिन्ह किसका बदल जाता है, जिसको घटा रहे होते हैं उसका, दोनों का नहीं। जिसको घटा रहे होते हैं उसको नीचे लिखेंगे, उसी का चिन्ह बदलेगा। तो -2, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। क्लियर है इतना? ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे 2x माइनस 2x, 2x माइनस 2x 0 हो गया, खत्म। y और माइनस 4y, अब प्लस को भूल जाइए, ये प्लस को नहीं देखना है, इस माइनस को देखना है। तो प्लस y और माइनस 4y, मतलब माइनस 4y का मतलब 4y उधार था, और प्लस y मतलब 1y चुका दिए, तो 3y अभी भी उधार है, तो -3y बराबर -16 और 6। -16 का मतलब 16 उधार थे, प्लस 6 का मतलब 6 चुका दिए। कितना उधार बचेंगे, अभी भी -10 उधार बचेंगे। माइनस में 2 से खत्म, तो y बराबर क्या हो गया, 10/3। 3 को इधर ला के भाग कर देंगे, 10/3, तो y का मान 10/3। इसमें भी आया था y का मान 10/3, y का मान 10/3 आया था ना, देखो आगे उसमें भी। अब ये y का मान किसी एक समीकरण में, चाहे 1 में चाहे 2 में रख देंगे। अभी यहाँ रखा था, सेम यही कैलकुलेशन होगा, कर लेंगे सब लोग। y का उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, जैसे हल किया हल करेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। दूसरे में भी रखेंगे तब भी 4/3 आएगा, तीसरे में भी रखेंगे तब भी 4/3 आएगा। ये पहला और तीसरा एक ही समीकरण है, बस हमने गुणा कर लिया है, कोई परिवर्तन नहीं है। अभी पीछे हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा तो वहां बताया भी था कि जब एक ही समीकरण में किसी संख्या से गुणा करके हम समीकरण प्राप्त करते हैं, तो वो पहला समीकरण ही होता है, बस उसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है, लिखने का तरीका बदल जाता है। तो 1 और 3 सेम समीकरण है, कोई अलग नहीं है। तो इस तरह से हमने y का मान निकाल लिया, और फिर x का मान इसी प्रकार किसी में रख देंगे, तो x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/3। किसी का मन करता y को गायब करने का, भी हमने x को गायब किया, y को गायब भी कर सकते थे। y कैसे गायब होगा, तो समीकरण देखें 2 और 3 जो आ गया, इन दोनों में y को पहले बराबर करना पड़ता है। किसको बराबर करना पड़ता है, 1 और 2 में y को। y कैसे बराबर होगा, जब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। देखिए 2y यहाँ 2 लाना पड़ेगा, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करते, फिर 1 और 3 को घटाते, क्या गायब हो जाता, y गायब होता, x का मान आता, फिर x का मान उठा के समीकरण में रखते, y का मान आ जाता, सेम रिजल्ट आएगा। कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात वही है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आई होप आपने एंजॉय किया, आप ये युगपत समीकरण आप समझ गए, दोनों मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं मेथड पे आधारित अब एक्सरसाइजों को हम कल से करेंगे, मतलब नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।